नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें 4 लाइनें महत्वपूर्ण सी। देखिए यहाँ आपके लिए 2 शब्द ऊर्जावान लिखी गई हैं। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मतलब आपको जीवन में हारना या थकना रुकना मना है। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो यकीन मानिए आप एक दिन सफलता के शिखर तक पहुंच ही जाएंगे। इसी क्रम में सिर्फ आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला दिया गया है, हाल ही में भारत के द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली बार डीजी सेवा, आपको ध्यान रखना है, डीजी सेवा प्रारंभ किया गया है। हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला दिया गया दिल्ली, दूसरा दिया गया बेंगलुरु, तीसरा दिया गया वाराणसी, चौथा दिया गया है उपर्युक्त सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब यहां से अगर हम बात करें मित्रों कि यह डीजी सेवा, आपको ध्यान रखना है डीजी सेवा का आशय क्या है, तो आपको याद रखना है यह डिजिटल वेरिफिकेशन है। जैसा कि अगर हम किसी हवाई अड्डे पर हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो उस दौरान तमाम सारा जो समय हमारा होता है बोर्डिंग पास में व्यतीत हो जाता है। तो सरकार की यह मंशा है कि डिजिटल जो आपका वेरिफिकेशन हो वो डीजी सेवा के द्वारा प्रारंभ की जाए और यह पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। कहां? दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, ये 3 शहरों में प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें यहां मंत्रालय की तो आपको जरूर याद रखना है मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, तो यह भी ध्यान रखना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं ये इसके उड्डयन केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में मित्रों हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कैंपे गोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया था और यह कहां पर स्थित है, तो यह बंगलुरु में स्थित है, आपको याद रखना है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है इसी कैंपे गोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में नाथ प्रभु कैंपे गोडा की मूर्ति का अनावरण किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। और यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो राम जी वन जी सुतार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था, उन्हीं के द्वारा इसका भी डिजाइन किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, मूर्ति का अनावरण किया गया, इसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का संबंध किससे है, तो आपसे यहां ध्यान देना होगा कि नाथ प्रभु कैंपे गोडा का यह मूर्ति है और यह कहां पर स्थापित किया गया है, बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। और बेंगलुरु शहर के संस्थापक कौन थे, तो नाथ प्रभु कैंपे गोडा थे। इसी क्रम में अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ की बात हो गई, भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, तो कैंपे गोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कोविड चैंपियन पुरस्कार से किस हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया था, तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल राज्य से संबंधित है, इसे सम्मानित किया गया था कोविड चैंपियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। इसी क्रम में हम अगर विश्व लेवल पे देखें कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया था, तो आप याद रखेंगे किंग हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया था। इसी क्रम में अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे
व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया था? तो आप याद रखेंगे अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां से संबंधित है? यह यूएसए से संबंधित है। यह सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में है। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको पुनः ध्यान रख देना है कि डिजी सेवा का आशय क्या है? तो डिजिटल वेरिफिकेशन है। बोर्डिंग के समय वहां पर डिजिटल वेरिफिकेशन होगा और किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और इन्हीं के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, ये 3 शहरों में प्रारंभ किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न किया गया? अब यह देखिए, युद्धाभ्यास से बात हो रही है और यहां आपको दिया गया है नौसेना, यह भी ध्यान रखना है। तो अग्नि वॉरियर जो है ये किसके साथ हुआ है? तो हमारे विकल्प जो दिए गए हैं दोस्तों, तो पहला है सिंगापुर, दूसरा मालदीव, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा जापान। सबसे पहले हम यहां जानेंगे, आंसर हमारा जो होगा वो विकल्प नंबर ए सही होगा, सिंगापुर और भारत के नौसेना के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? अग्नि वॉरियर। कौन सा? अग्नि वॉरियर। और ये कहां पर? ये राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें सिंगापुर की मित्रों, तो इसकी राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। यह भी याद रखना है। इससे पहले याद रखना है कि सिंगापुर से पहले सिम्बेक्स नाम का युद्धाभ्यास, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। इसी क्रम में अगर हम बात करें मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी माले है और आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये मालदीव है। और मालदीव और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो यूक्रेनियन जो है, ये कुवेरियन युद्धाभ्यास जो है, ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आप इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जाकार्ता, फिर कालीमंथन, उसके बाद वर्तमान समय में नुसंतारा जो है यहां की राजधानी है। और आपको याद रखना है गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां गरुण शक्ति अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर इंडोनेशिया होगा, लेकिन अगर गरुण पूछ लिया जाएगा तो इसका आंसर मित्रों फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस और भारत के बीच में युद्धाभ्यास गरुण का आयोजन किया जाता है। वरुण भी किसके साथ किया जाता है? तो यह फ्रांस के साथ किया जाता है। गरुण जो है वायुसेना का है और वरुण जो है यह नौसेना का है। यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है मित्रों? टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां पर जापान के साथ जाइमेक्स, कौन सा युद्धाभ्यास? जाइमेक्स युद्धाभ्यास। और आपको याद रखना है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। साथ ही साथ मालाबार, कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है जापान के साथ। अब मालाबार की बात कर लें तो एक संस्था आपको याद रखना है, क्वाड देश। कौन सा? क्वाड देश। इन क्वाड देशों में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश? तो आप याद रखेंगे भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, साथ ही साथ आपको याद रखना है यूएसए शामिल है, और आपको याद रखना है जापान जो है यह शामिल है। और क्वाड देशों की संकल्पना किसकी थी? तो शिंजो आबे जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी क्रम में खूब चर्चा में एक संस्थान और है, आपको याद रखना है I2U2। यह संस्थान में कितने देश हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन देश हैं? तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया है, साथ ही साथ इजराइल है, और आपको याद रखना है यूएसए है, साथ ही यूएई। ये 4 देशों के समूह को I2 के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ एक्सरसाइज की, तो हाल ही में कुछ एक्सरसाइज हुए हैं, उनको भी आपको रिकॉल कर लेना है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे हाल ही में हरिमऊ युद्धाभ्यास और उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन किन
देशों के बीच में आयोजन किया गया है? तो मित्रों भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में आयोजन किया जाता है। अगर बात किया जाए सूर्य किरण की मित्रों, तो आपको भूलना नहीं है सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगर पूछा जाए मित्र शक्ति की दोस्तों, मित्र शक्ति की साथ ही साथ स्लीनेक्स की, तो इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका, किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजन किया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सेबी द्वारा BSE, यहां फुल फॉर्म जान लेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्यकारी पालक अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है, विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला माधुरीपुरी बुच, दूसरा सुंदरम राममूर्ति, तीसरा अनिल चौहान, चौथा अजय कुमार सूद। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। सुंदरम राममूर्ति जी को BSA, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें BSE की, इसकी स्थापना कब होती है मित्रों? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में होता है और एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? तो BSE है, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुंदरम राममूर्ति। अगर हम बात करें इसके सूचकांक को किस नाम से जानते हैं, यह भी पूछा गया है, इसके सूचकांक को किस नाम से जानते हैं? तो सेंसेक्स जो है ये किसका सूचकांक है? तो BSE का सूचकांक जो है ये सेंसेक्स है। इसी क्रम में आपको याद रखना है NSE के बारे में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सूचकांक का क्या नाम है? तो निफ्टी जो है मित्रों, इसके सूचकांक का नाम है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण संस्था उभर के आई है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें सेबी की मित्रों, सेबी की, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 12 अप्रैल, कब होता है मित्रों? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। अगर बात करें इसे वैधानिक संस्थान के रूप में किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो अधिनियम 1992। कौन सा? अधिनियम 1992 के द्वारा इसे वैधानिक संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगर हम बात करें कि पहली महिला महानिदेशक के रूप में सेबी की किसे नियुक्त किया गया है? तो माधुरीपुरी बुच जो है ये पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। और किस संस्थान की? तो सेबी की पहली महिला महानिदेशक माधुरीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है। यहीं पे आपको अन्य विकल्प के रूप में अगर बात करें, अनिल चौहान जी को भूलना नहीं है। अगर बात की जाए भारत के दूसरे CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत के पहले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो जनरल बिपिन रावत जी को नियुक्त किया गया था। और इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद लंबे समय तक यह पद खाली रहा और यहां पर दूसरे CDS के रूप में नियुक्त किया गया, तो अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें अगले विकल्प की, तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आज के वर्तमान में पूछा जाए कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ें और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारत द्वारा G20 देशों को किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण किया जाएगा? यहां पूछा जा रहा है कि जो भारत G20 देशों का सदस्यता ग्रहण करेगा तो वो क्रमशः कौन सा है? तो हमारे विकल्प दिए गए हैं दोस्तों 16वां, 17वां, 18वां और 19वां। तो यहां हमारा सही विकल्प जो है ये 18वां है। अब यहां G20 एक महत्वपूर्ण संस्थान है और इससे तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि
परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार इसकी मेजबानी भारत में की जा रही है, इसी कारण परीक्षाओं की दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें G20 देशों की, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है। 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि G20 देशों का मुख्यालय कहां है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका मुख्यालय नहीं है। इसमें देश कितने शामिल हैं, तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखेंगे इसमें 20 देश टोटल जो हैं ये शामिल हैं, लेकिन 20 देशों में आपको ध्यान रखना है 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं, तो यह भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, और इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहां है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय जो है ये कहां है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, और यह आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि G20 जो देश हैं ये विकसित और विकासशील देशों का समूह है। विकसित और विकासशील देशों का समूह है, इसमें भारत सदस्य देशों में शामिल है। इसी क्रम में अगर हम देखें पिछले जो G20 देशों का आयोजन किया गया था, अगर 2021 से बात करें तो यह क्रम 16वां था। कौन सा था मित्रों, 16वां था, और इसका आयोजन इटली में किया गया था। कहां किया गया था दोस्तों, इटली की राजधानी रोम है, और यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मित्रों 2022 का बैठक कहां बुलाया गया, तो इंडोनेशिया का शहर है बाली। कहां, इंडोनेशिया का शहर है बाली। यहां पर 2022 का बुलाया गया G20 देशों का बैठक। और 2023 की दोस्तों, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2023 की G20 देशों की बैठक कहां बुलाई जाएगी, तो ये भारत में नई दिल्ली, कहां, भारत में नई दिल्ली में बुलाई जाएगी। और इसके शेरपा भी नियुक्त किए गए हैं, तो आप याद रखेंगे कि शेरपा किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिताभ कांत जी को नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों कि G20 देशों के शेरपाओं की पहली बैठक भारत में कहां आयोजित की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। तो ये दोस्तों उदयपुर जो है ये राजस्थान का शहर है, और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि झीलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, या सफेद संगमरमर का शहर या सफेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो उदयपुर को सफेद शहर और झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है G7 देशों की, किसको, G7 देशों को याद रखना है। तो G7 देशों में आपके 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी मित्रों, तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था, जर्मनी में आयोजित किया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए कि क्या भारत G7 देशों का सदस्य है, तो आपका यहां आंसर जो होना चाहिए, भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है, परंतु G20 देशों का सदस्य है। इसी क्रम में आप जरूर इसको याद रखेंगे। देखिए यहां देश दिए गए हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें आपके G20 में भारत है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, इटली है, कोरिया है, मैक्सिको है, तुर्की है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है और यूरोपीय यूनियन है। ये 20 देश जो हैं, जिसमें से 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में आरबीआई द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया, नाम पूछा गया है। देखिए पहले विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला ई रूपी है, दूसरा ई कॉइन है, तीसरा ई पैसा है, चौथा दिया गया है सभी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, ई रूपी है। ई रूपी, यहां ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और रूपी जो है ये रुपए का सिंबल है। साथ ही साथ आर जो यहां दिया गया है ये आर रिटेल है, खुदरा
डिजिटल खुदरा रुपया है और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्था महत्वपूर्ण है आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई की बात करें तो यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, तो इनको जरूर आपको याद रखना है। इसी क्रम में यहां डिजिटल रुपए जो रिटेल व्यापार है, इसके लिए जो वर्तमान में जो रुपए का प्रचलन है, जितने रुपए का प्रचलन है वो सारे वॉलेट के रूप में आप संरक्षण रख सकते हैं या संग्रहण उनका कर सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार उनका खर्च जैसे नॉर्मल पैसे का किया जाता है ठीक उसी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये डिजिटली जो रूप है इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है और खास करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 4 शहरों में प्रारंभ किया गया। कहां कहां? तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली है, साथ ही साथ आपको याद रखना है बंगलुरु है, साथ ही साथ आपका मुंबई है और आपको याद रखना है मुंबई है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है और भुवनेश्वर जो है, ये 4 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आरबीआई से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लें। अगर बात करें कि इसका गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो अधिनियम 1934। कौन सा? अधिनियम 1934 के द्वारा। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1935 में होती है। कब होती है? 1935 में होती है। अगर बात की जाए पहले गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो ओसबॉर्न स्मिथ जो होते हैं ये आरबीआई के पहले गवर्नर होते हैं और उस समय इसका मुख्यालय कहां था? तो कोलकाता जो था इसका मुख्यालय था। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो आपको जरूर याद रखना है इनका नाम सीडी देशमुख जी ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में चुने गए थे। और अगर यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो डेट आप याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। और यहां वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको याद रखना है। और ई रूपी में कितने बैंकों को शामिल किया गया है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 8 बैंकों को शामिल किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख ले। आइए यहां देखिए दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे महंगा दवा जिसका नाम है हेमजेनिक्स किस रोग से संबंधित है? अब यहां देखिए हेमजेनिक्स आपको जरूर याद रखना है, यह दुनिया की सबसे महंगी दवा है। हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला यह मंकी पॉक्स की दवा है, दूसरा यह हीमोफीलिया की दवा है, तीसरा यह सर्वाइकल कैंसर की दवा है, चौथा यह एड्स की दवा है। तो यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर 20 सही होगा। यह हीमोफीलिया की दवा है। किसकी दवा है? हीमोफीलिया की दवा है। अब यहां ध्यान रखना है कि हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या है? हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी है। बीमारियों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वर्णांधता या जैसे आनुवांशिक है? तो ऐसे प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप जरूर याद रखें हीमोफीलिया है और वर्णांधता जैसी बीमारियां जो हैं ये आनुवांशिक बीमारियों की श्रेणी में आती हैं। अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, तो आपको याद रखना है इसका लक्षण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है? हीमोफीलिया जिनके पास होता है बीमारी, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और खास करके इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है शाही रोग। क्या नाम? शाही रोग। और शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह बीमारी जो है हीमोफीलिया बीमारी से वो ग्रसित थी, इसी कारण इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे मित्रों यहां कि रक्त का थक्का नहीं जमता। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है
कि रक्त का थक्का जमने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है या कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसी क्रम में रक्त को थक्का ना जमने दे इसके लिए एक तत्व जिम्मेदार होता है जिसका नाम है हिपैरिन। क्या नाम है? हिपैरिन है। इसकी आवश्यकता होती है जो कि रक्त के थक्के जमने को क्या करता है? कम करता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी क्रम में आपको जरूर याद रखना है इस बीमारी जो हीमोफीलिया की दवा है हेमजेनिक्स, इसका प्राइस कितना है? तो एक खुराक का 35 लाख, लगभग 35 लाख रुपया जो है इस एक खुराक की दवा का दाम है। अब आप समझ सकते हैं कि यह दवा कितनी महंगी है। अब इसी क्रम में हम लोग अगर बात करें, हाल ही में चर्चा में खूब रहा है मित्रों मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित किया गया है किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा मित्रों इसका नाम परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है? WHO के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया है। और मंकी पॉक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि यह नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है और यहां पर नस्लवाद को बढ़ावा देना या नस्लवाद को आघात जैसा शब्द का प्रयोग हो रहा था। इसी कारण WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम जो है यह परिवर्तित करके एम पॉक्स किया गया है। क्या किया गया है? एम पॉक्स किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में यह एक संस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और खूब सुर्खियों में रहती है, तो आपको ध्यान रखना है WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अधनानम जो हैं वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में मित्रों सर्वाइकल कैंसर हाल ही में भारत के द्वारा सर्वाइकल कैंसर की पहली बार विश्व में दवा बनाई गई है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहां है? आपको याद रखना है पुणे में है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर किससे होने वाली बीमारी है, तो यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या नाम है मित्रों? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसी क्रम में हम एड्स को नहीं भूलने वाले हैं। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया है। और यह किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। आपसे पूछा जाता है विज्ञान वाले पोर्शन में कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। और एड्स का टेस्ट होता है, इसका नाम है एलिसा टेस्ट। क्या नाम है? एलिसा टेस्ट है। साथ ही साथ पूछा जाता है रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किससे है? तो एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना जो है ये किससे संबंधित है? रेड रिबन एक्सप्रेस से संबंधित है। हाल ही में भारत बायोटेक के द्वारा विश्व की पहली नेजल कोविड वैक्सीन की खोज की गई है। तो आपको ध्यान रखना है यह किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो भारत की बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और विश्व की पहली है। और नेजल के द्वारा कोविड-19 का उपचार किया जाएगा नेजल दवा के द्वारा जो नाक से ली जाती है। और ऐसा करने वाला यह पहला संस्थान है और भारत के द्वारा इसे बनाए जाने की अनुशंसा प्रदान की गई है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है पुरस्कार सम्मान से दिया गया हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किसे सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहां देखिए पहला हमारा दिया गया है प्रथम, दूसरा दिया गया ई कुंभ, तीसरा दिया गया दिशांक, चौथा दिया गया मंथन। यहां हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा मंथन। आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस मंच को या किस प्लेटफॉर्म को दिया गया है? तो मंथन है, इसको दिया गया है। इनका कार्य क्या है? तो इन्होंने विकास कार्यों को सुझाया है और इसमें एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए विकास के क्षेत्र में कार्य करना यह इनका मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसके कारण इन्हें व्यापार
उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें हम एसडीजी की, तो आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये किस आयोग के द्वारा बनाया गया था, निर्मित किया गया था? तो आपको याद रखना है बर्ट लैंग आयोग की सिफारिश पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की स्थापना की जाती है। और इसमें कितने बिंदुओं को चिन्हित किया गया है? तो ये 17 गोल निर्धारित किए गए हैं और भारत के द्वारा लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में हमको भूलना नहीं है, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कितना है मित्रों? तो आप याद रखेंगे 120वां है। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 देशों में 180वें पायदान पे, अंतिम पायदान पे कौन है? भारत है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है दिशांक ऐप है। क्या है? दिशांक ऐप है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें ई कुंभ की, तो आपको यहां ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपको ई कुंभ जो है ये संबंधित है इंजीनियरिंग के क्षेत्र से। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो किताबें हैं वो अंग्रेजी में ना होकर 12 मातृभाषाओं में प्रकाशित की जाएंगी। उसके लिए एक ऐप इजाद किया गया है जिसका नाम है ई कुंभ। और इसको प्रारंभ किसने किया था? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है कुंभ से। तो आप ध्यान रखेंगे कि ई कुंभ का संबंध किससे है? तो 12 मातृभाषाओं में इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं जो कि पहले अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी उनको अब मातृभाषाओं में प्रकाशित किया गया है। और किस ऐप पर? तो ई कुंभ पर। अगर बात करें प्रथम की, तो यह एक एनजीओ है और हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो यह प्रथम संस्थान है, इसे सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। और इन्होंने कोविड के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क कार्य किया है। इसी के कारण इन्हें गांधी शांति पुरस्कार संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में हम लोग पुरस्कारों की बात कर रहे हैं तो हम जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को रिकॉल कर लें। जैसे अगर पूछा जाए, अभी हम लोगों ने गांधी शांति पुरस्कार संस्थान के रूप में देख लिया, प्रथम को मिला है। तो इसी क्रम में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार ये व्यक्ति के रूप में किसे दिया गया है? तो यह भी ध्यान रखना है, यह दिया गया है दलाई लामा को दिया गया है। और ये बौद्ध धर्मगुरु हैं और इन्हें तिब्बती धर्मगुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया गया है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है यूनेस्को शांति पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो एंजेला मार्केल। कौन है मित्रों? एंजेला मार्केल को दिया गया है। और ये पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही हैं, यह भी याद रखना है। वर्तमान में कौन है? ओलाफ सोल्ज जो हैं वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। और अगर हम बात करें हाल ही में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमको भूलना नहीं है, अगर पूछा जाए हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे एलिजाबेज द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुएला ब्रेवरमैन को सम्मानित किया गया है। आपको इसी क्रम में याद रखना है पहली भारतीय महिला हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो गीतांजलि
श्री हैं और इनकी कृति क्या है, तो आपको याद रखना है टॉम्ब ऑफ द सैंड, रेत की समाधि हिंदी भाषा में, और इसका अंग्रेजी अनुवाद ड्रेजी रोपवेल के द्वारा किया गया है और उसका नाम है टॉम्ब ऑफ द सैंड। इसके लिए पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगर हम यही बुकर पुरस्कारों की बात कर लें तो आप ध्यान रखेंगे साहेन करुण तिलका, साहेन करुण तिलका को यह सम्मानित बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको इन सारे पुरस्कारों को याद रखना है। यकीन मानिए जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी यहां से प्रश्न बनेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखते हैं। अगला है, हाल ही में सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया। अब यहां देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, दूसरा जो दिया गया है सुदर्शन प्रहार अभ्यास, तीसरा खंजर युद्धाभ्यास, चौथा उदार शक्ति युद्धाभ्यास। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही है। सुदर्शन प्रहार युद्धाभ्यास जो है यह सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा राजस्थान के रेगिस्तान में संपन्न किया गया है। इसी क्रम में युद्धाभ्यासों से पुनः एक प्रश्न है। अब अन्य विकल्पों को देख लें तो कई बार यह पूछा गया है कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजित होता है। अगर हम बात करें तो यूएसए, कौन है मित्रों, यूएसए और भारत, साउथ अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार, साथ ही साथ टाइगर ट्रंप नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और हाल ही में रिमपैक युद्धाभ्यास, भूलेंगे नहीं, रिमपैक युद्धाभ्यास, ये इसका आयोजन कहां किया गया था, तो हवाई द्वीप पर किया गया था। और यहां पर भाग लेने भारत की तरफ से कौन गया था, तो आईएनएस सतपुड़ा गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए खंजर युद्धाभ्यास किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों यहां इसका आंसर जो होगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर युद्धाभ्यास होता है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए काजिंद, कौन सा मित्रों, काजिंद पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में क्या, कौन सा युद्धाभ्यास, काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। उदार शक्ति अगर पूछ लिया जाए और हरी मऊ पूछ लिया जाए तो ये मलेशिया और भारत के बीच में आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हाल ही में कोकाडू युद्धाभ्यास, पिच ब्लैक युद्धाभ्यास, साथ ही साथ आस्ट्रो इंडिया युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के बीच में आयोजित किया गया है, तो यह आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है, आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की बात कर लें तो आप ध्यान रखेंगे बोंगो सागर युद्धाभ्यास, साथ ही साथ संप्रीति युद्धाभ्यास। यह किसके साथ होता है, तो यह मित्रों बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ होता है। अगर पूछ लिया जाए लामीतीय युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो सेशल्स और भारत के बीच में लामीतीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखें। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में शामिल करने का समझौता किया गया है। यहां आपका विकल्प जो दिया गया है अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहां ध्यान रखेंगे ये दक्षिण कोरिया है। साथ ही साथ चौथा विकल्प जो दिया गया है ये यूएसए है। यहां हमारा सही विकल्प जो है ये विकल्प नंबर सी सही होगा, दक्षिण कोरिया। सबसे पहले इसकी राजधानी जान लें। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। और आपको ध्यान रखना है सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। यही उत्तर कोरिया की बात कर लें तो इसकी राजधानी प्योंगयांग जो है इसकी राजधानी है। और आपको यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुबह की शांति का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण कोरिया को सुबह की शांति का देश के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की विभाजन रेखा का नाम क्या है, तो 38वीं समांतर रेखा मित्रों ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। अगर इसी क्रम में हम बात करें ये भारतीय परिवहन क्षेत्र में पहली बार निवेश किया है
तो इसका उद्देश्य क्या है और कहां पर किया गया है? तो नागपुर से मुंबई के बीच में जो टोल प्लाजा है, इसके कलेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए दक्षिण कोरिया और भारत के बीच में पहली बार समझौता किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नागपुर से, तो आपको जरूर याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पहला विश्व हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था और इसी कारण प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अब की बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो फिजी में किया जाएगा। फिजी का शहर है नाडी। क्या है? फिजी का शहर है नाडी और फिजी की राजधानी क्या है? सुबा जो है इसकी राजधानी है, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में नागपुर से भूलना नहीं है, नीरी पूछा जाता है। नीरी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह नागपुर में है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे यहां पर अन्य जानकारियों के रूप में दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से संबंधित। तो हमने देखा कि 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करती है। इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाता है कि 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी वियतनाम। साथ ही साथ दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो यह 17 डिग्री जो है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। अगर बात करें 49वां समांतर रेखा किन को अलग करता है? तो आपको ध्यान यहां रखना है यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी समांतर रेखा है? तो आपको ध्यान रखना है यूएसए और कनाडा के बीच में जो है ये 49वीं समांतर रेखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैक मोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो भारत और चीन को अगर यही पूछा जाए डूरंड रेखा की मित्रों, तो आपको याद रखना है भारत और अफगानिस्तान को अगर पूछ लिया जाए रेड क्लिफ रेखा की, तो आप ध्यान रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा कौन है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है और यूएसए की बात करें तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है पंपास नाम की घास कहां पाई जाती है? तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम की घास का मैदान पाया जाता है, आपको याद रखना है। और यूएसए से पूछा जाता है कि इसकी राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है किस नदी के तट पर है? तो पोटामैक नदी के तट पर स्थित है और यहीं पर वाशिंगटन डीसी में ही आपको याद रखना है विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय स्थित है। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला हंसराज गंगाराम अहिर, दूसरा राजीव कुमार, तीसरा R वेंकट रमणी, चौथा भारतीदास। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर ए सही होगा। हंसराज गंगाराम अहिर को भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो 21 संविधान संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो आपको याद रखना है 102वां संविधान संशोधन याद रखना है। और यह कब हुआ था? 2018 में। और इसी के आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जोड़ा गया का गठन किया गया था। और यह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद जरूर याद रखेंगे 338 का बी में यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहिर को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अगले विकल्प के बारे में, तो आपको जरूर याद रखना है कि भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो आपको ध्यान रखना है ये राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। साथ ही साथ यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था?
तो आप ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर महिला के रूप में पूछा जाए तो बीएस रमा देवी। कौन है? बीएस रमा देवी हैं। और वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है राजीव कुमार जी को चुना गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है किस भाग में भारत का निर्वाचन आयोग है, तो भाग 15 है। अनुच्छेद कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की बातें हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है मतदान किस अनुच्छेद में है, तो आप ध्यान रखेंगे 326 अनुदान में मतदान की बात कही गई है। और आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि 21 वर्ष से मतदान की आयु 18 वर्ष घटाकर की गई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह 61वां संविधान संशोधन है। इसी क्रम में अगले विकल्प के रूप में देखें तो अगला है आर वेंकट रमणी, भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। और आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा वकील के नाम से किसे जाना जाता है, तो महान्यायवादी होते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए सबसे बड़ा भारत का विधि अधिकारी कौन होता है, तो यह भी भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, तो एम सी सीतलवाड़ जी जो हैं, ये भारत के पहले क्या थे, महान्यायवादी के रूप में चुना गया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है या मतदान में भाग ले सकता है, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, परंतु इसे मतदान वोट का अधिकार नहीं होता। अब यहां संयुक्त बैठक की बात हो रही है, किसके द्वारा बुलाया जाता है और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें लास्ट की, तो ये भारतीदास, ये भारत की नई सीजीए के रूप में नियुक्त की गई हैं। आपको भूलना नहीं है, यहां कैग की बात नहीं हो रही है, सीजीए की बात हो रही है। और कैग के रूप में 14वें जो कैग हैं भारत के, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में भारत के महालेखा नियंत्रक का वर्णन है, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 148 और महान्यायवादी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अनुच्छेद 76। कौन सा? अनुच्छेद 76 है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की सीरीज यही समाप्त हो रही है। और लास्ट में आपसे जाते जाते सिर्फ यही कहना है कि अगर संस्थान के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।